ಇವತ್ತು ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಮೋದಿ ಸಂವಾದವನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಚೌಕಿದಾರ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ 200 ಕಡೆ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ BIEC ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ಸಮಾವೇಶವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೋಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೋದಿ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 125 करोड़ देशवासियों की ये जो भावना है, ये जितनी प्रबल बनेगी, आप मुझे बताइए, कोई चोरी करने वाला बचेगा क्या? कोई चोरी करने का इरादा बचेगा क्या? देश को लूटने का इरादा बचेगा क्या? हर कोई अपना दायित्व सही निभाएगा, नहीं निभाएगा? एक जिम्मेवारी का एहसास होगा कि नहीं होगा? और उसी भाव को लेकर के इस चौकीदार ने अपना काम शुरू किया और 125 करोड़ देशवासियों ने इतना भरपूर प्यार दिया, इतना समर्थन दिया, इतना विश्वास दिया कि मैंने पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं। और आज 2019 के चुनाव हर कोई मैदान में है, मतदाता बड़ी बारीकी से देख रहा है। और मुझे विश्वास है कि देश की जनता चौकीदार पसंद करती है। देश की जनता को राजा महाराजाओं की जरूरत नहीं है, देश की जनता को हुक्मनारों की जरूरत नहीं है। और इसलिए मुझे खुशी है कि चौकीदार का भाव निरंतर विस्तार होता जा रहा है। आज मैं हर प्रकार से अपने जीवन में एक चौकीदार की तरह काम करने वाले आप सबको मेरे सामने जब देख रहा हूं और हिंदुस्तान के 500 से अधिक जगह पर इस एक भाव से जो लोग जुटे हैं, उनको मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहूंगा कि आज कुछ आपसे बातें करूं, आपसे संवाद करूं और हम आगे का समय बातचीत में बिताएं। सर, आपके विचारों को सुनने के बाद जिस वजह से हम सभी मैं भी चौकीदार अभियान से जुड़े थे, वो वजह और भी मजबूत हो गई है। सर, हमारे पास लाखों सवाल आए हैं, हम सभी उत्सुक हैं आपके साथ बातचीत करने के लिए। लाखों सवाल आए हैं देश भर से। आइए सवाल जवाब का ये सिलसिला हम शुरू करें। पहला सवाल यहीं तालकटोरा स्टेडियम में बैठी एक चौकीदार हमसे पूछेंगी। अब अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी हाँ, तालकटोरा स्टेडियम में बैठी चौकीदार जो है वो अपना पहला सवाल सर से पूछेंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं अपूर्वा ठाकुर BA सेकेंड ईयर की छात्रा दिल्ली विश्वविद्यालय से। मेरे दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन, आशंका या डिलेमा नहीं है और इसका पूर्ण श्रेय जाता है आपको। आपने जिस प्रकार यूथ को एम्पावर किया है, मोटिवेट किया है, इससे हमारे समक्ष एक रास्ता खुल गया है अपने भविष्य को लेकर के। मैं नमो ऐप को नियमित रूप से प्रयोग करती हूँ और जब मैं भी चौकीदार इवेंट के लिए रजिस्टर किया था तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज आपके समक्ष खड़े होकर मुझे प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। और इसके लिए, इस व्यवस्था के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज एक आम नागरिक भी अपने प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी आप जीतेंगे और इस बार जब आप शपथ लेंगे तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी हम चौकीदारों से क्या अपेक्षा है, आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने एक सामान्य नागरिक के दिल की बात को बोला है और आपने बड़े विश्वास से कहा है कि देश की जनता फिर से एक बार देश की सेवा करने का मौका हमें देने वाली है। मुझे खुशी है कि हमारे देश के युवा दूर का देखते हैं। हम राजनेता तो अभी 1 तारीख को 11 तारीख को पोलिंग होगा तब क्या होगा, 21 तारीख को पोलिंग होगा तो क्या होगा, उसी में दिल लगे पड़े हैं। आप शपथ का सोच रही हैं। ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास, इसकी अपनी एक ताकत होती है और इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इन सब के ओर से सामान्य जनता से जो आपने सुना है, मेट्रो में जाते आते लोगों से बात की, उसके आधार पर आपने कहा है जब मैं शपथ लूंगा वो शपथ अकेला मोदी नहीं लेने वाला है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी लेने वाले हैं। और सबसे बड़ा शपथ होता है हम अधिकार और कर्तव्य को संतुलित करेंगे। हम अपने अधिकारों के लिए जागृत होंगे ही होंगे, लेकिन अपने कर्तव्य में कभी भी कोताही नहीं बरतेंगे। एक टीचर अपना कर्तव्य निभाता है तो विद्यार्थी का और देश का भविष्य बदल जाता है। एक पुलिस वाला अपना कर्तव्य निभाता है तो समस्याओं का समाधान अपने आप होने लगता है। और उस अर्थ में हमारे देश में पिछले 5 साल जो मुझे सफलता मिली है, उसका मूल कारण जन भागीदारी है। कोई कल्पना कर सकता है कि आज स्वच्छता ये आंदोलन मोदी का नहीं, 125 करोड़ देशवासियों का बन गया। और ये हब आप चौकीदार बने तभी हुआ है, और ये बिना शपथ लिए हुआ है। अगर इस बार आप शपथ लेके करोगे तो पता नहीं परिणाम कितना बड़ा आएगा। हर व्यक्ति के अपने सपने होते हैं और होने भी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन हम तय करें कि सबसे ऊपर देश। आप देखिए, सारी समस्याओं का समाधान हम खुद ही अपना आप निकाल देंगे। मैं फिर एक बार आपका आभारी हूं। ಎಸ್, ಇದು ಮೈ ಬಿ ಚೌಕಿದಾರ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಮೋದಿ ಸಂವಾದವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. 200 ಕಡೆ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ದೆಹಲಿಯ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. मोदी अपने राजनीतिक भविष्य का सोचता, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता, तो वो मोदी नहीं होता।
अगर यही राजनीतिक पैंतरेबाजी से देश चलाना होता, नफा नुकसान का हिसाब करके देश चलाना होता, अपने राजनीतिक हित, अपनी राजनीतिक भलाई उसी को लेकर के अगर निर्णय करने होते तो मोदी की इस देश में प्रधानमंत्री बनने की कोई जरूरत नहीं थी। बहुत सारे लोग हैं, 70 साल तक चलाया है, मेरे जैसे व्यक्ति क्या जरूरत है। और इसलिए मेरे लिए देश सबसे ऊपर होता है। 125 करोड़ देशवासी मेरे लिए सबसे ऊपर होते हैं। और मेरा है क्या? आगे पीछे कोई चिंता नहीं रखी है। दूसरा, मुझ जैसे राष्ट्रीय राजनीति में अनजान व्यक्ति को 30 साल के बाद देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है। हमारे राजनीतिक दलों को भी पता नहीं है, ये दुर्भाग्य है। पूर्ण बहुमत वाली सरकार ये अपने आप में देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। आज दुनिया में भी हिंदुस्तान की बात सुनाई देती है, उसका कारण मोदी है। उससे ज्यादा ये पूर्ण बहुमत की सरकार है। दुनिया का कोई नेता जब मुझसे हाथ मिलाता है या गले लगता है, गले पड़ता नहीं है, तो उसको मोदी नहीं दिखता है। पूर्ण बहुमत वाली सरकार, उसके माध्यम से 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखते हैं और तब जाकर के बराबरी की बात होती है। तीसरी बात, ये निर्णय मैं इसलिए कर पाया, मुझे मेरी सेना पर भरोसा है। उन्हें छूट दे पाया, इसका कारण यह कि मुझे उनकी डिसिप्लिन में भरोसा है कि वो कभी वैसा काम कभी नहीं करेंगे जिसके कारण मेरे देश को नीचा देखने की नौबत आए। इसलिए उनके सामर्थ्य पर भरोसा और उनके डिसिप्लिन पर विश्वास, इसके कारण उनके हाथ में इतना बड़ा निर्णय देने की मुझ में ताकत थी। अब इसके पीछे मेरे विचार प्रक्रिया क्या है? हो सकता है शायद दवे यही जानना चाहते हो। देखिए, ये आतंकवाद से हम 40 साल से पीड़ित हैं। कौन ये पाप करता है सारी दुनिया को पता है। रिमोट कंट्रोल कहां है सबको मालूम है। आतंकवादियों के आका कहां बैठे हैं सबको मालूम है। और वे आए मारे चले जाए। मुंबई में आए, अनेक लोगों को मार के चले जाए, उरी में आए। अब मुझे बताइए, हमारे सेना के जवान रोज लड़ रहे हैं। थोड़ा देर पता चले इस कोने में है तो पहुंच जाते हैं, और सुबह टीवी चालू करो तो पता चल रहा है हाँ वहां चल रही है गोलियां। वो हिम्मत के साथ कर रहे हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? और तब मैंने तय किया कि अब ये जहां से कंट्रोल होता है, खेल वहीं खेला जाएगा।
अब मैदान उन्हीं का होगा, मैदान उन्हीं का होगा। और आतंकवाद, और मुझे सबसे बड़ी बात, कभी कभी ये हमारे देश के भी कुछ बड़े बुद्धिमान लोग जो चर्चा करते हैं, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि उनको हो क्या गया है। आखिर पाकिस्तान बालाकोट की घटना, उसके बाद भी, उसके तो अभी भी उनके एयर स्पेस शायद अब खोलना शुरू किया है, 1.5 महीना हो गया। अब उनको लगा है शायद मोदी चुनाव में बिजी हो गया है तो शायद कुछ करेगा नहीं। मेरे लिए चुनाव प्रायोरिटी नहीं है जी, देश प्रायोरिटी है। देखिए, पाकिस्तान की बड़ी मुसीबत है, पाकिस्तान की बड़ी मुसीबत है कि अगर वो कहे हां बालाकोट में कुछ हुआ था, तो इसका मतलब स्वीकार करना पड़ेगा उनको कि हां टेररिस्टों का कैंप चलता था। आज तक वो दुनिया को कहते आए हैं कि हमारे यहां कुछ नहीं है, हमने ऐसी जगह पे वार कर दिया कि अब उनको उसको छुपा रहना ही बनता नहीं है। आपने देखा हो, 1.5 महीना हो गया किसी को जाने नहीं देते, और हमें कुछ लोग बताते हैं कि फिर से उस सारे इलाके को रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और उसको एक ऐसा रूप दिया जा रहा है, वहां बच्चों का स्कूल चल रहा है, ताकि दुनिया को ले जाकर के दिखाया जाए कि वहां कभी टेररिस्ट कैंप था ही नहीं। लेकिन अब वो ऐसी जगह पे वार हुआ है, इसके कारण ये सिद्ध हो चुका है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप चलते थे। और इसी ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशानी, कितने लोग मरे उससे नहीं है, वो तो प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देते हैं। उनके परेशानी इस बात की है कि इससे थप्पा पक्का लग रहा है कि टेररिस्टों का कैंप यहां चलता था। और दुर्भाग्य है कि हमारे देश के मोदी को गाली देने में जो उत्साही लोग हैं, वो वहां पाकिस्तान की अपने बयानों से मदद कर रहे हैं। सर, अगला सवाल ग्वालियर मध्य प्रदेश। फ्यूजन, आशंका या डिलेमा नहीं है और इसका पूर्ण प्रदेश से, जी हाँ, हम कनेक्टेड हैं। ग्वालियर नमस्कार, शुरू कीजिए। हाँ, ग्वालियर। हाँ, मौजूद है, सवाल पूछिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। हाँ, सवाल पूछिए, देश पूरा इंतजार कर रहा है ग्वालियर को सुनने के लिए। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। सवाल पूछने वालों से मेरी प्रार्थना है कि औरों का समय खराब हो रहा है, बहुत जल्दी आप अपना काम पूरा कीजिए। माननीय हम सब के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। सादर नमस्कार करती हूँ। मैं शकुंतला सिंह परिहार ग्वालियर से एक शिक्षिका हूँ। मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, नव निर्माण भारत की आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरा प्रश्न आपसे भ्रष्टाचार को लेकर है।
पूरा देश, हमारा पूरा देश भ्रष्टाचार में लिप्त था। आपके आने से पहले भ्रष्टाचार में पूरा लिप्त था। आज देश संतुष्ट है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा निर्णय लिया गया है। आज देश ये चाहता है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम उन्हें जेल में देखें। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कितना कड़ा निर्णय लेंगे? प्लीज आप आंसर दीजिए। थैंक यू। धन्यवाद। आप शिक्षक हैं, आप बैठिए। और मैं समझता हूं शिक्षक बड़ा चौकीदार होता है, आने वाली पीढ़ियों की भी वो चौकी करता है, और इसलिए मैं ऐसे चौकीदार को यहां से नमस्कार करता हूं। आपका गुस्सा बहुत स्वाभाविक है। 2014 में भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको पाई पाई लौटानी पड़ेगी। अब आपने देखा होगा 2014 से सारी चीजें इकट्ठा करना, सबको समेटना, अफसर भी वही थे जो कभी न कभी उनके साथ काम किया था। अब धीरे धीरे वो अफसर रिटायर्ड हो रहे हैं, नए आ रहे हैं, तो जरा मेरे काम की सुविधा भी बढ़ रही है। तो 2014 से आपकी मदद से मैं इन लोगों को जेल के दरवाजे तक तो ले गया। कोई जमानत पर है, कोई अभी डेट ले रहा है, लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन 2014 से मेहनत करते करते पुराने अफसर गए, धीरे धीरे जगह खाली हो गए, नए आए, तो अब कागज भी हाथ लगने लगे हैं, बराबर मामला सीधी दिशा में जा रहा है। 2014 से अब तक मैं जेल के दरवाजे तक ले गया हूं। 2019 के बाद ये जो भागते हैं ना, उनको भी यही कारण है, डर लग रहा है। कुछ लोग विदेशों की अदालतों में जाके ये कहते हैं कि भारत की जेलों की स्थिति ऐसी है कि हम उसे रह ही नहीं सकते। ऐसा हम उनको महल देना क्या? तो मैंने कहा जाओ कोर्ट में बता दो भाई, अगर ये इतने बड़े हैं क्या? अरे अंग्रेजों ने गांधी को जिस जेल में रखा था, मैं उनको उससे कोई अच्छी जेल थोड़ी दूंगा। देखिए, पैसे लौटाने पड़ रहे हैं। जो पैसे गए, कानून बनाए हमने। 9,000 करोड़ रुपया का घपला किया, 14,000 करोड़ तो सरकार के कब्जे में है। ऑक्शन होता चला जा रहा है। ये सबका दुनिया के किसी भी कोने में उनकी प्रॉपर्टी होगी, ये जब्त होके रहेगी। और कभी न कभी हिंदुस्तान के कानून के शरण उनको भी आना पड़ेगा। दूसरी बात है, ये जो पहले खबरें क्या आती थी कि फलाने अफसर के यहां बिस्तर के नीचे से नोटों का बंडल निकलाते थे कि नहीं आते थे, अब बंद हो गया। पहले जितने लोग टैक्स देते थे, आज उससे करीब करीब डबल हो गए। हर एक को लगता है भाई ईमानदारी का माहौल बन रहा है, चलो हम भी ईमानदारी से चले। तो हमारे दो प्रकार से काम है। एक, ईमानदारों को पुरस्कृत करना, ईमानदारों को प्रोत्साहित करना, ईमानदारी का सम्मान बढ़ाना। उनका मान सम्मान बढ़ाने की हमारे यहां परंपरा ही नहीं रही। आपने देखा इस बार बजट में हमने ऑफिशियली पार्लियामेंट के फ्लोर पर टैक्स पेयर का धन्यवाद किया है। इनका गौरव करना चाहिए। हम उनको नीचा दिखा करके चाहें कि देश चले तो कैसे चलेगा भाई? अनाप शराब गालियां देकर के हम उनको परेशान करेंगे तो क्या होगा? हम उस रास्ते पर जाना नहीं चाहते।
मेरे लिए टैक्स पेयर देश के गरीबों की सेवा करने के लिए वो अपनी भूमिका अदा कर रहा है, ईमानदारी से अदा कर रहा है, उसका मान सम्मान गौरव एक रास्ता। दूसरा, जो गलत करता है वो किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। और ये कानून बनाए हैं, व्यवस्था बनाई है, लोगों को लगाया है, ये तो किया है, लेकिन जब पता चलता है कि ऊपर गड़बड़ नहीं है तो फिर नीचे ठीक होना शुरू हो जाता है। वरना तो रास्ते चलता है, 5 रुपया किसी का मारेगा तो भी कहेगा ऊपर पहुंचाना है, और किसी को लगता है ऊपर यानी पीएम को पहुंचाता होगा। लेकिन अब देश को पता है कि ऊपर कोई लेने वाला रहे नहीं तो नीचे देने वाला भी बंद हो गया। लेकिन इसको विस्तार से हम बहुत कुछ बातें कह सकते हैं, मैं आपका समय लेता नहीं हूं। देश के सामान्य मानवी की अपेक्षा है कि देश में लूटने वाले बचने नहीं चाहिए, और मैं वादा करता हूं इस काम को मैं करके रहूंगा।